फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो आज की नेक्स्ट जो वीडियो होने वाली है वो है हमारी डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स HI पेपर 7 ऑफ सेकेंड ईयर। इस पेपर की हम यूनिट 2 डिस्कस कर रहे थे, जिसका आज हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे 2.5, जो है टीचर एंड द लर्नर, एसेंट आइडियल्स ऑफ टीचर, टीचर इन मॉडर्न एजुकेशन, रोल्स, फंक्शंस एंड ट्रेड्स ऑफ टीचर। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। शिक्षक और शिक्षार्थी, शिक्षक के प्राचीन आदर्श, आधुनिक शिक्षा में शिक्षक, एक शिक्षक की भूमिकाएं, कार्य और लक्ष्य। और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको सारे ही पीडीएफ मिल जाएंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। परिचय। तकनीकी सुधार ने भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया। कि जो भी हमारी टेक्नोलॉजी में सुधार आया उसने हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया काफ़ी। भारत के आर्थिक विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत में युवा जनशक्ति अधिक है। उचित शिक्षा युवाओं के भविष्य के लिए तैयार करने और कुशल शक्ति प्रदान करके आर्थिक विकास को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जैसे और विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास होता रहेगा, नई नई तकनीकों का विकास होता है, उसी तरह से युवाओं की शिक्षा के लिए और उनके आने वाले भविष्य के लिए काफ़ी कुशलता प्रदान करती है एक व्यक्ति को, और उनको आगे की ओर बढ़ने के लिए काफ़ी अपना सहयोग देती है, जिससे औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। प्राचीन शिक्षा के दौरान छात्र अपने माता पिता से दूर रहते थे। उनकी शिक्षा में शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा, राजनीतिक, अर्थशास्त्र और जैसे विषय शामिल होते थे। कि पहले के टाइम में क्या होता था कि जो छात्र हैं वो अपने माता पिता से दूर रह के शिक्षा को लेते थे, पर उस शिक्षा में क्या क्या चीज़ शामिल थी, उनकी फिजिकल एजुकेशन, मेंटल एजुकेशन और पॉलिटिक्स, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट उसमें शामिल थे। अब मध्यकालीन शिक्षा ने भी प्राचीन शिक्षा के समान प्रोटोकॉल का पालन किया, बावजूद इसके कि उनकी शिक्षा ज़्यादा धर्म पर केंद्रित थी। कि जो हमारे मध्यकालीन के समय जो शिक्षा थी, उन्होंने एक ऐसा प्रोटोकॉल का पालन किया था जिसमें उनके धर्म पर केंद्रित मतलब उनके रिलीजन से रिलेटेड, रिलीजन्स को सेंटर में रखकर बच्चों को एजुकेशन दी जाती थी। आज के आधुनिक युग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था IIT और भारतीय प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्था मतलब IIM जैसे बड़े संस्थानों में छात्रों का जीवन स्तर, पाठ्यक्रम, सर्वांगीण विकास सब कुछ बदल गया है। कि अगर आज के तारीख में अगर देखा जाए तो जो हमारी एजुकेशन है उसमें काफ़ी सारी ऐसी प्रौद्योगिकी संस्थाएं खुली हुई है। IIT हो गई, जैसे IIM हो गए, जहाँ पर काफ़ी बच्चों के सर्वांगीण विकास में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है, कि उनके पूरे ही विकास में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है। Technological improvement have brought economic growth in India, has promoted development. Science and technology play an important role in economic development of India. India has more youth manpower as compared to other developed countries. Proper education will play an important role in enhancing economic growth by preparing the youth for the future and providing skilled individuals, which will also boost industrial growth. During ancient education, students lived away from their parents. Their education included subjects like physical education, mental education, politics, economics, etc. Uh, Medieval time education also become ancient, followed the some protocol of education regardless of their education mostly focused on religion. In today's modern era, the standards of living in curriculum of student in big institutes like Indian Institute of Technology, जिसकी फुल फॉर्म है ये IIT की, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM हैव ऑल राउंड डेवलपमेंट आर चेंज्ड। कि इसमें क्या था कि हमारे पहले के टाइम में जो प्राचीन काल में जो शिक्षा थी वो सिर्फ खाली
बच्चों की फिजिकल एजुकेशन, मेंटल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स जैसी चीज़ों से ही रिलेटेड थी। और बच्चे जो थे काफ़ी दूर दूर जाकर उस शिक्षा को ग्रहण करते थे। बट मध्यकालीन टाइम में जब एक बीच का समय था, उसमें क्या होता था कि वो ज़्यादातर चीज़ों मतलब हर एक स्टेट या कोई भी बच्चे के रिलीजन को सेंटर में रखकर शिक्षा को प्राप्त करते थे। बट अब जो आज के टाइम में जो शिक्षा है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। इसमें काफ़ी सारे संस्थानों का विकास किया गया, जैसे कि इसमें आपको दो एग्जांपल भी दिए हुए हैं, आईआईटी और आईआईएम। ऐसे संस्थानों ने बच्चे के पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट में भी काफ़ी चेंज लाया और उनकी एजुकेशन को भी काफ़ी ज़्यादा सुधार लाया गया। प्राचीन शिक्षा, एसेंट एजुकेशन। प्राचीन काल में शिक्षा की दो प्रणालियां विकसित हुई, वैदिक और बौद्ध। कि वैदिक प्रणाली के दौरान भाषा का मध्य संस्कृत था, जबकि वो बौद्ध प्रणाली में भाषा का मध्य पाली था। कि मतलब हमारे एशियन टाइम की जो एजुकेशन है, जो काफ़ी पुराने समय की एजुकेशन है, उसमें दो प्रणालियाँ शामिल थी, जैसे कि आपकी वैदिक और बौद्ध। वैदिक प्रणाली के दौरान आपकी संस्कृत भाषा को ज़्यादा मध्य में रखा गया था और बौद्ध प्रणाली की शिक्षा में आपको पाली भाषा को मध्य में रखा गया था। उस समय शिक्षा वेद, ब्राह्मण, उपनिषद और धर्म सूत्र की होती थी। कि मतलब उस समय में जो शिक्षा थी काफ़ी वेद, ब्राह्मण, उपनिषद और धर्म सूत्र काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से रिलेटेड हुआ करती थी। ऋग्वेद के बाद से हमारी प्राचीन शिक्षा छात्रों को न केवल बाहरी शरीर बल्कि आंतरिक शरीर पर भी विकसित करने के उद्देश्य से शुरू हुई थी। कि मतलब जो ऋग्वेद के बाद, इस शिक्षा के बाद जो शिक्षा शुरू हुई थी, वो छात्रों को केवल सिर्फ बाहरी शरीर के विकास के लिए नहीं, बल्कि उनकी आंतरिक शक्तियों के विकसित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। प्राचीन शिक्षा छात्रों को विनम्रता, सच्चाई, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और सभी कृतियों का सम्मान करने जैसी नैतिकता प्रदान करने पर केंद्रित थी। कि जो पुराने समय की जो शिक्षा थी, वो थी कि बच्चे और छात्रों में उनकी विनम्रता, उनकी सच्चाई, उनमें अनुशासन और आत्मनिर्भर जैसी कृतियों को सम्मान करने के लिए उनको एक अच्छी शिक्षा दी जाती थी, कि बच्चा इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों का सम्मान करे। In ancient time, two systems of education developed, Vedic and Buddhist. During the Vedic system, the medium of language was Sanskrit, whereas in the Buddhist system of medium of language was the Buddhist Pali. At that time, education was based on Veds, Brahmins, Upanishads, and Dharmashastra. Since Purveda over ours, ancient education started with the aim of developing the students not only on the external body but also on the internal body. Ancient education focused on imparting to students morals such as humility, truthfulness, discipline, self-reliance, and respect all creations. नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ लर्निंग, सीखने के तरीके। आई होप आपको ये टॉपिक इतना यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे से। काफ़ी इजी टॉपिक है, पर ये एग्ज़ाम्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। और अभी तक मैंने प्रीवियस पेपर भी देखे थे और अब अपने टाइम पर भी, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं था और इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। बट हाँ, कुछ नहीं पता आ भी सकता है आपका। ओके, स्टार्ट करते। उस समय शिक्षक अपने छात्रों पर विशेष ध्यान देते थे और उन्हें ज्ञान और कौशल स्तर के अनुसार पढ़ाते थे। कि जो उस पहले के टाइम के जो शिक्षक थे, वो छात्रों पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया करते थे और उनकी नॉलेज और कौशल के स्तर के अनुसार पढ़ाते थे। कि जो जित बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज भी हो सके और जो बच्चे की कौशल स्तर है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाया जाता था। At the time, teachers paid special attention to their students and taught them according to their knowledge and skills level. उस समय किताबें नहीं होती थी, इसलिए छात्रों को कक्षा में पढ़ाई गई सभी चीज़ों को सीखने और याद रखने की आदत होती थी और शिक्षक भी उन्हें याद करने में मदद करते थे। कि जो पुराने के समय में क्या होता था कि उसमें काफ़ी ज़्यादा पुस्तकें आप नहीं हुआ करती थी,
बट जो भी चीज़ों को सिखाया या पढ़ाया जाता था बच्चों को उनको याद करने के पर्पज से कराया जाता है कि बच्चों को हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो बच्चा उससे ज़्यादातर सीख जाए और उसको अच्छे से याद कर सके। और बच्चों को याद करने में भी जो शिक्षक होते थे काफ़ी ज़्यादा मदद करते थे। आज के टाइम में तो हर एक चीज़ की बुक है, बट जो पहले के टाइम में था उसमें कोई बुक नहीं थी, वो सिर्फ़ जो टीचर कक्षा में पढ़ा रहा है सुनकर उस चीज़ को सीखते थे और उसको याद भी रखते थे। There were no books at this time, so students had the habit of learning and remembering everything taught in class, and teacher also helped in remembering. शिक्षकों ने छात्रों को पढ़ाने के लिए कहानी कहने का तरीका इस्तेमाल किया कि मतलब जो शिक्षक उस टाइम पर जो पढ़ाते थे वो एक स्टोरी मेथड के तरीके से बच्चों को पढ़ाया करते थे कि एक कहानी के रूप में चीज़ों को बताना कि जिससे बच्चा इजीली चीज़ों को याद कर सके। टीचर यूज्ड स्टोरी टेलिंग मेथड टू टीच स्टूडेंट। छात्र शिक्षकों द्वारा पढ़ाए गए विषयों के बारे में प्रश्न पूछते थे और इन विषयों पर चर्चा की जाती थी और फिर छात्रों को उत्तर दिया जाता था कि जो छात्र है जो शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा है उन विषयों के बारे में वो प्रश्न पूछते थे और उन्हीं विषयों पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जाती थी और छात्र उन चीज़ों का उत्तर भी दिया करते थे। Students would ask questions about the subjects taught by the teacher and these subjects would be discussed and then answered. उस समय की शिक्षा मुख्यतः कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषयों के व्यवहारिक ज्ञान पर केंद्रित थी कि मतलब जो उस समय की जो शिक्षा थी जो प्राचीन समय की जो शिक्षा थी वो उस चीज़ पर ज़्यादातर ध्यान देती थी कि बच्चे का इस चीज़ से ज़्यादातर उसका जो बिहेवियर है वो उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता था कि जो बच्चों को उसके व्यवहारिक ज्ञान को ज़्यादा चीज़ों से मिल सके। एजुकेशन एट द टाइम मेनली फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज of the subject taught in the classroom. नेक्स्ट आपके लाभ। अ, यह प्रणाली छात्रों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित थी कि जो प्राचीन समय की जो प्रणालियाँ थी दो प्रणाली जिसमें हमने पढ़ी बौद्ध और वैदिक, ये दोनों प्रणाली बच्चे के ओवरऑल विकास मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट पर दिया करती थी। दिस सिस्टम इंश्योर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। छात्र केवल रैंक लाने में ही शामिल नहीं थे बल्कि उनका मुख्य ध्यान था ज्ञान ज्ञान पर था कि जो आज के समय में क्या होता है कि रैंक को ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखा जाता है, बट उस समय की जो एजुकेशन थी उस पर केवल रैंक पर ही ध्यान नहीं दिया जाता था। बच्चा कितना जो बच्चा है वो इस चीज़ पर ध्यान दिया करता था कि उसको कितना वो उसको नॉलेज मिल रही है और कितनी नॉलेज उसको हो है इस चीज़ के बारे में। उनको उसमें रैंक पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। पर आज के समय में तो भाई परसेंटेज पूछ जाती है, क्या रैंक आई है, क्या पोजीशन आई है, बस। स्टूडेंट्स वेयर नॉट ओनली इन्वॉल्व्ड इन गेटिंग रैंक्स बट देयर मेन फोकस वाज ऑन नॉलेज। पॉइंट थर्ड, कक्षाएं जंगलों में बनाई गई थी जो छात्रों को एक सुखद अध्ययन वातावरण प्रदान करती थी कि जो प्राचीन समय की जो कक्षाएं थी वो काफ़ी ऐसे जंगल जैसे एरियो में बनाई जाती थी। आपने काफ़ी पुराने टाइम के स्कूल्स आप देखना कि काफ़ी ऐसे खुले वातावरण में बिल्कुल स्कूल था, एक या दो तीन कक्षाएं होती थी जहाँ पर सारे बच्चे बैठा करते थे और वो काफ़ी उनको एक अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट वहाँ मिलता था। The classroom were built in the forest, providing students with a pleasant study environment. पॉइंट फोर्थ, सरकार पाठ्यक्रम निर्माण में हस्तक्षेप नहीं करती थी। उस समय राजा शिक्षक के विकास में सहायता करते थे कि जो उस टाइम पर यह था कि सरकार इतना ज़्यादा अपने आप में वो स्कूल का जो करिकुलम बनता था जो पाठ्यक्रम बनता था उसमें इतना अपना योगदान नहीं देती थी जितना वहाँ के जो राजा होया करते थे, जो भी उस एरिया के जो भी उस गांव के जो राजा हुआ करते थे उस चीज़ में वो ज़्यादा सहायता प्रदान किया करते थे। At that time, the government did not interfere in curriculum making and help in the development of education. नेक्स्ट है आपके डिसएडवांटेजेस। महिलाओं को गुरुकुल में प्रवेश नहीं दिया जाता था। पहले के उसमें क्या होता था कि महिलाओं को जो स्कूल्स भी होती थी उनमें उनको प्रवेश नहीं दिया जाता था। महिलाओं को शिक्षा इतनी नहीं महिलाएं उस समय में काफ़ी शिक्षित नहीं हुआ करती थी जितना अब है। जातिगत भेदभाव तथा क्योंकि केवल क्षेत्रियों को ही प्रवेश दिया जाता था
एकलव्य को गुरुकुल में प्रवेश नहीं दिया जाता था। कि मतलब पहले के टाइम में जातिगत मतलब जाति को लेकर काफ़ी ज़्यादा भेदभाव हुआ करता था, और जो एकलव्य जैसे स्कूल थे उनको गुरुकुल में प्रवेश नहीं दिया जाता था। देयर वॉज अ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एज ओनली कश्तारियाँ वेयर गिवन एडमिशन, एकलव्य वॉज नॉट गिवन एडमिशन इन गुरुकुल। ये था हमारा ये था हमारे एसेंट एजुकेशन के बारे में, जिसमें हमने उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा। फिर उसके बारे में हमने उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस पढ़े। होपफुली आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब जो नेक्स्ट है इसमें मॉडर्न एजुकेशन के बारे में हम जानेंगे। आधुनिक शिक्षा मध्यकालीन युग के मध्य में अंग्रेजों ने भारत पर आक्रमण कर इस पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। कि जो मध्यकालीन युग था हमारा, उसमें अंग्रेजों ने भारत पर आक्रमण किया और इस पर अपना कब्जा शुरू कर दिया था। आधुनिक शिक्षा की शुरुआत ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान हुई थी। कि जब जो हमारी नई शिक्षा की जो शुरुआत है वो हमारे अंग्रेजों के टाइम पर शुरू हुई थी। 830 के दशक में लॉर्ड थॉमस बम्बिंगटन मैकोले ने अंग्रेजी भाषा की शुरुआत की थी। कि मतलब 1830 के दौरान एक इंसान था जिसका नाम था लॉर्ड थॉमस बेम्बिंगटन मैकोले। इन्होंने अंग्रेजी भाषा की शुरुआत की थी भारत में हमारे। विषय एवं पाठ्यक्रम कुछ हद तक सीमित थे। अंग्रेजों की आधुनिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करना था। कि जो भी सब्जेक्ट्स थे या जो भी करिकुलम बनाया जाता था वो एक सीमित था। कि हाँ, इस करिकुलम में इतना ही और इतने से चीज़ों को रखा जाएगा। बट जो अंग्रेज थे उन्होंने उनका आदिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये था कि वो सिर्फ केवल ईसाई धर्म को आगे बढ़ाना, उसके बारे में प्रचार करना, ये अंग्रेजों का उद्देश्य था। आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में समानता, धर्मनिरपेक्षता, सभी के लिए शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण आदि जैसे मूल्यों को विकसित करना था। कि आधुनिक जो शिक्षा थी उनका उद्देश्य ये था कि छात्रों में एक इक्विलिटी, धर्मनिरपेक्षता और आपकी उनको सही पॉजिटिव पर्यावरण मिलना जैसे मूल्यों को विकसित करना था। In the middle of the medieval era, the British invaded India has and started occupying it. Modern education started during the British Empire in the 1830s as Thomas Babington Macaulay started the English language. The subjects and curriculum were limited to some extent. The main objectives of the modern education of the British was the propagate Christianity. The aim of modern education was to develop values like equality, secularism, education for all, and environmental protection, etc. among the student. नेक्स्ट है सीखने के तरीके, मेथड्स ऑफ लर्निंग। फर्स्ट पॉइंट है आपका इसमें छात्र ज़्यादातर यूट्यूब, कॉर्सेरा और उडमी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अवधारणाएं सीखते थे। कि मतलब जो हमारी आधुनिक शिक्षा है ज़्यादातर जो कहता है हर एक चीज़ यूट्यूब पे आपकी अलग अलग ऐप्स आ गई है, अकेडमी बन गई है, इंस्टीट्यूट्स बन गए हैं, काफ़ी सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जहाँ पर आप अपनी एजुकेशन को ले सकते हैं। स्टूडेंट मोस्टली लर्न कॉन्सेप्ट थ्रू एंड उड में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक कोरेसेरा एंड यूट्यूब। नेक्स्ट है आपका सेकंड, छात्र ऑनलाइन सीखते समय शिक्षक द्वारा दिए गए नोट्स को साथ साथ देखते हैं। कि जो ऑनलाइन एजुकेशन दी जाती है उसमें छात्र जो होते हैं वो जो टीचर जो भी नोट्स दे रही होती है उनको साथ साथ देखते हुए चलते हैं। While learning, online students stimulously view the notes given by the teacher. पॉइंट थर्ड, कक्षा समय के दौरान चर्चाओं, वाद विवाद आदि के माध्यम से शंकाओं को समाधान किया जाता था। कि कुछ कक्षा के समय जब जिस टाइम कक्षा चल रही होती है तो उसमें काफ़ी डिस्कशन किया जाता है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो आपकी सॉल्व कराई जाती है। डाउट्स आर रिसॉल्व थ्रू क्लास टाइम डिस्कशन, डिबेट्स एक्सेट्रा।
पॉइंट फोर्थ, विद्यार्थियों का व्यवहारिक ज्ञान जांचने के लिए मध्य सेमेस्टर की लिखित परीक्षा और व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है कि छात्रों की जो उनकी नॉलेज है, छात्रों को कितनी नॉलेज हुई है, बच्चे ने कितना इस चीज़ को अपने आप में अडेप्ट किया है। तो उस चीज़ को देखने के लिए जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों के एग्ज़ाम्स लिया करते हैं जिनसे उनका मूल्यांकन किया जाता है। Intermediate written examination and practical examination to test the practical knowledge of student and their evaluation on the basis of exam. नेक्स्ट स्टेप के एडवांटेजेस, लाभ। पॉइंट फर्स्ट, सीखने में प्रौद्योगिकी का उपयोग। छात्र फ्रीलैंसिंग और कोई अन्य नए तरीकों को सीख रहे हैं कि मतलब इस एजुकेशन के दौरान काफ़ी सारी प्रौद्योगिकी के उपयोगों के बारे में बताया जा रहा है, फ्रीलैंसिंग और काफ़ी ऐसी नई सारी तकनीकों के बारे में छात्र सीख पा रहे हैं। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन लर्निंग, स्टूडेंट्स आर लर्निंग फ्रीलैंसिंग एंड मैनी अदर्स न्यू टेक्निक्स। पॉइंट सेकंड, भारत में रोजगार बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम और मिशन शुरू हो गए हैं कि मतलब भारत में काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे कार्यक्रम, काफ़ी सारे चीज़ों को बनाया गया है, काफ़ी सारे मिशन किए गए हैं कि रोज़गार को बढ़ाया जाए और बेरोज़गारी को कम किया जाए। मिशन हैव बीन स्टार्टेड टू इंक्रीज प्रोग्राम Mission have been started to increase program and employment in India. पॉइंट थर्ड, अच्छे बुनियादी ढांचे और पर्यावरण के साथ शीर्ष श्रेणी के विश्वविद्यालय और कॉलेज के मतलब अच्छे बुनियादी मतलब काफ़ी शिक्षा को अच्छा बनाने के लिए काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, कॉलेजेस बनाए गए और वहाँ पर एक अच्छा बच्चों के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया गया और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी दिया गया। टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस विद गुड इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आपके नुकसान मतलब डिसएडवांटेजेस। पॉइंट फर्स्ट है शिक्षा प्रबंधन और पाठ्यक्रम में सरकार का हस्तक्षेप कि शिक्षा प्रबंधन की क्लास मैनेजमेंट में और उनके करिकुलम में गवर्नमेंट का काफ़ी इंटरफेरेंस रहता है कि किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए और किस तरह से करिकुलम को डिज़ाइन किया जाए। सरकारी स्कूलों और कॉलेज में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के साथ साथ माहौल का अभाव कि मतलब सरकारी स्कूल जैसे रहते हैं, कॉलेजेस रहते हैं, उनमें एक अच्छा इन्वायरमेंट और अच्छी टीचिंग के लिए और एक माहौल का काफ़ी अभाव मतलब एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट की भी काफ़ी कमी रहती है। लैक ऑफ क्वालिटी टीचिंग एज वेल एज इन्वायरमेंट इन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेज। पॉइंट थर्ड, निजी संस्थानों के स्कूल कॉलेजेस की फ़ीस में बढ़ोतरी कि मतलब जैसे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, प्राइवेट एजेंसीज होती हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा फ़ीस बढ़ी हुई है, काफ़ी ज़्यादा अधिक फ़ीस रहती है। इंक्रीज इन फीस ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। फीस बढ़ने के कारण काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो वो अपनी एजुकेशन के लिए ऐसे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। एक अच्छी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए वो ऐसे फीस के कारण ऐसे स्कूल्स या कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। व्यवहारिक ज्ञान अभिविन्यास का अभाव कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है वो उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा कमी आती है कि बच्चा प्रैक्टिकली किसी चीज़ों को नहीं समझ पाता है। लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज ओरिएंटेशन। पॉइंट फिफ्थ है आपका फीस में वृद्धि के कारण गरीबी रेखा से नीचे गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला परिवार शिक्षा का खर्च नहीं उठा सकता और इसलिए भारत में मजदूरों की संख्या में वृद्धि हो रही है कि जो इस फीस में जो वृद्धि हो रही है इसमें जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो परिवार है वो शिक्षा का खर्च बिल्कुल नहीं उठा पा रहा कि क्योंकि जो निजी संस्थाएं हैं या स्कूल्स या कॉलेज में उसमें जो काफ़ी ज़्यादा फीस में वृद्धि हो रही है तो गरीब लोग जो होते हैं वो उस चीज़ में एडमिशन नहीं ले पाते अगर और उसकी उनकी फीस का भुगतान करने के कारण वो उनका जो बेरोज़गारी है वो भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है इसलिए मज़दूरों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। ड्यू टू इंक्रीज इन फीस फैमिलीज लिविंग बिलो द पोवर्टी line cannot afford education and hence the number of laborers in increase in India.
पॉइंट सिक्स, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों की कनेक्टिविटी का अभाव, कि जो भी लोग गांवों में रहते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जो एरियाज़ का स्कूल्स का जो भी छात्रों का जो भी कनेक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी कमी रहती है। लैक ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ स्टूडेंट्स लिविंग इन रूरल एरियाज़। तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट यूनिट 2 का। यूनिट 1 एंड 2 मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ और इनके पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर चुकी हूँ। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो आप पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल से मैं स्टार्ट करूँगी लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का पेपर। ये फर्स्ट ईयर का पेपर है। इसकी मैं एक 1 या 2 यूनिट स्टार्ट कंप्लीट कराकर फिर मैं नेक्स्ट सेकंड ईयर का मैं वो पेपर लूँगी। ओके ओके, थैंक यू।